नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत अमेरिका संबंधों को लेकर करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। इस मुद्दे पर डिटेल से अपने एक्सपर्ट से आगे हम बातचीत करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते अब आगे किस तरफ जाने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल से इस पर बातचीत होगी, लेकिन साथ ही में अचानक से चीन के विदेश मंत्री वांग यी मालदीव पहुंचे। उनका यह दौरा उस वक्त हुआ जिस वक्त हाल ही में मालदीव के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए थे और भारत और मालदीव के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री का वहां पर पहुंचना क्या इशारा करता है, इस पर आगे डिटेल से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे एस जयशंकर। कई दूसरे नेताओं से भी मिलेंगे एस जयशंकर। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलेंगे एस जयशंकर। कई दूसरे नेताओं से भी होगी मुलाकात। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई दूसरे नेताओं के साथ भी उनकी वहां पर मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलेंगे एस जयशंकर। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से आपको जानकारी दे दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमेरिका जाएंगे एस जयशंकर। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण। अमेरिका ने भारत को भेजा न्योता। विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे अमेरिका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से होगी मुलाकात। दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की संभावना। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में दोपहर 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। छुट्टी वाले दिन शपथ लेने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए इस मुद्दे पर डिटेल से आगे बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा। जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए, शुक्रिया सर। हाँ, थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत कर्नल दिनेश शर्मा सर आपके साथ मैं करूंगा। 20 तारीख डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने अब तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन अगले 5 साल हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद सर? राजेश जी, ये अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए बाहर से डिग्निटरीज को इनविटेशन दिया है, चाहे वो उनके मित्र देश हैं या स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और उसके साथ साथ जो है जो उनके कंपिटिटर हैं, जो उनके विरोधी हैं, उदाहरण के लिए चीन के प्रेसिडेंट को भी इनविटेशन गया है। ये इस प्रकार का इनविटेशन जो ये शो करता है कि भारत जो है अमेरिका जो है वो भारत को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। हमारे और उनके रिलेशन जो हैं पिछले कई सालों से बड़े अच्छे चल रहे हैं। हम एक प्रकार से उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, एलाइज नहीं हैं पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं,
और हमारी इंपॉर्टेंस को यूएस भी समझता है कि साउथ एशिया के अंदर या साउथ ग्लोबल के अंदर हमारी क्या पोजीशन है। इस प्रकार की इनविटेशन से और ऐसे समय के ऊपर जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं, उनका इंटरेक्शन जो है बाकी देशों के जो सर्वोच्च डिग्निटरीज हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होगा। और इसके साथ साथ जो है जयशंकर साहब जो हैं वहां के नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनकी बातचीत होगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर बन रहा है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे प्रति किस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है और रहेगा, ये इन सब बातों को दर्शाता है। जी राजेश। ठीक है सर, मैं फिर आता हूं आपके पास डिटेल से और मुद्दों को समझूंगा, लेकिन करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा समझाइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे अगले 5 साल आप देख रहे हैं भारत अमेरिका रिश्तों के लिए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे और वहां पर 5 से 6 दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से तमाम मुलाकातें हुई, उसके बाद अमेरिका के एनएसए भारत आए, जमकर उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों की तारीफ भी की। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है वहां पर, और अब उनसे भी मुलाकातों का, संबंधों को सुधारने का सिलसिला चलेगा। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए राजेश जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि फॉरेन डिग्निटरीज को शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हैं, और भारत और अमेरिका की एक तरह की सामरिक सहभागिता लंबे समय से चल रही है। तो चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, इस सहभागिता को आगे बढ़ाने का प्रयास वो करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो व्यक्तिगत रूप से या अमेरिका के और भारत के हितों की दृष्टि से, कभी कुछ हिकअप आ सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री वहां गए हैं और दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी आएंगे, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं लेकिन वो निश्चित रूप से विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को डेप्यूट करेंगे, ऐसे मीडिया में रिपोर्ट आ रहे हैं। तो विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे उनके साथ भी हमारे विदेश मंत्री की बातचीत होगी, और ट्रंप प्रशासन के जो नए आने वाले हैं उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे किसी भी देश का राष्ट्र हित प्रभावित नहीं होता है। और ट्रंप जिस तरह से अमेरिका के हित को एडवांस कर रहे हैं बड़े एग्रेसिव तरीके से, उसको लेके हो सकता है कि कुछ मुद्दों में भारत और अमेरिका के बीच में कुछ डिफरेंसेस राइज हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप यहां तक कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे, पनामा का इश्यू है, जो ग्रीनलैंड का इश्यू है, और कनाडा जो अमेरिका का सबसे बड़ा रिलायबल फ्रेंड है, उनको भी ये कह रहे हैं कि 51st स्टेट बन जाओ। तो इस तरह का ट्रंप का एटीट्यूड है, वो 20 तारीख के बाद में वो किस तरह से एडवांस करते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि पहले हैंडेड जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनके होंगे वो विश्व के में अमेरिका के प्रभाव को जमाने के होंगे, और वो ये भी ऑलरेडी अपना यूक्रेन के लिए प्रतिनिधि दूत नियुक्त कर दिया है और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा। तो यूक्रेन उनकी प्रायोरिटी है, पैलेस्टाइन इजराइल उनकी प्रायोरिटी है, वहां वो शांति स्थापना का प्रयास करेंगे। लेकिन एक अन्य जो आशंका लोगों में आ रही है वो यह है कि वेस्टर्न कल्चर को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच उनका रहेगा, तो उससे विभिन्न देशों के साथ टेंशन बढ़ सकते हैं। इवन यूरोप और अमेरिका के बीच में भी कुछ तनाव हो सकता है, क्योंकि वो नेटो को अमेरिकन मदद कम करेंगे और वो ये कहेंगे अमेरिका अगर सुरक्षा दे रहा है आपको तो आप अपना खर्चा करो, अमेरिका खर्चा क्यों करे। तो वो अलाई के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जो एडवर्सरीज हैं उनके साथ पहले फेज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले वो अलाइज के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ट्रंप ये कहेगा कि हम दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमारा काम है अमेरिका को ग्रेट बनाना, अमेरिका की जो ग्लोरी है उसको रेस्टोर करना। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट है, वो कौन सी ग्लोरी रेस्टोर करेंगे अभी ये क्लियर नहीं है।
हाँ, अमेरिका का डोमिनेशन है, अमेरिका की सुप्रीमेसी है, उसको बड़े एग्रेसिव तरीके से एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। जी राजेश। ठीक है सर, चलिए मैं फिर आता हूं आपके पास, लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, भारत के सामने भारत क्या उम्मीद रखे? डोनाल्ड ट्रंप से 2 से 3 चुनौतियां हैं। बांग्लादेश की जो अस्थिरता है वो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के डीप स्टेट पर आरोप लगे हैं, बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनिस को प्लांट बांग्लादेश में किया गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर आकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? पाकिस्तान के ऊपर हम फिर देख रहे हैं कि मेहरबानियां बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने तगड़ा झटका पाकिस्तान को दिया था, तो क्या इस बार हम एक और सख्ती की उम्मीद कर सकते हैं? इसके साथ एक सवाल और जिसका जवाब चाहिए कि चीन की चुनौती भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या उसका पार पाना भी भारत के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान होगा और डोनाल्ड ट्रंप कितनी मदद कर सकते हैं? राजेश जी, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भारत के जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो तो बना रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है आज की तारीख में। कैन यू हेयर मी? हेलो 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 जी जी, कैन यू हेयर मी? हाँ हेलो सर, बोलिए बोलिए दिनेश शर्मा सर, बोलिए। जी, अभी तक आवाज ऑडियो खराब हो गया था। तो मैं कहता हूं कि हमारी और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बनी रहेगी और उसके अंदर जो है और भी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कुछ एक मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारत को थोड़ा चिंता का विषय है, जो इन्होंने कहा। एक तो वीजा पॉलिसी के अंदर H1B वीजा के ऊपर है, दूसरा ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इस किस्म के, और दूसरा जो है हमारी जो नहीं, पॉलिसी 2-3 है पॉइंट देखिए, टुवर्ड्स मैं बहुत विस्तार से, रशिया यूक्रेन। बहुत शॉर्ट में कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत शॉर्ट में समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम डोनाल्ड ट्रंप उठाएंगे? क्या मोहम्मद यूनिस जिसे प्लांट अमेरिका के डीप स्टेट ने बांग्लादेश में किया, उस पर कोई कदम उठाएंगे? क्या चीन की जो बढ़ती ताकत है उस पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? सर शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि फिर मुझे कोड़ी सिंह जी के पास भी जाना है। राजेश जी, वो जरूर लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह चुके हैं बांग्लादेश के बारे में, वो चिंतित हैं जिस प्रकार की वहां पर माइनॉरिटीज और क्रिश्चियंस के ऊपर जिस प्रकार के जुल्म हुए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो जरूर एक्शन लेंगे। चाइना का दबदबा कम करने के लिए वो टैरिफ के ऊपर बढ़ा सकते हैं और इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो चाइना के लिए एक प्रकार से उसको कंटेन कर सके। पाकिस्तान को वो किसी भी हालत के अंदर जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर सेट हो जाए। साथ ही साथ जो है उनका सबसे बड़ा जो कंपटीटर जो उनका विरोधी है वो है ईरान। तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करे। जो उनका अल्टीमेट इंटरेस्ट है अफगानिस्तान को थोड़ा स्टेबलाइज करके और उसके थ्रू जो है ईरान के ऊपर दबाव बनाना। तो मेरे मानना है कि पाकिस्तान में चलिए डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक के प्रोसेस एक्शन जारी रहेंगे, सेटअप करने के लिए कोशिश करेंगे। जी ठीक है, ठीक है। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 2 मिनट हैं, फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक पे जाना होगा। जो चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 2019 के बजाय अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप कितने बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक वो दौर था जब हाउ डिड मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ था, लेकिन इस बार के ट्रंप जो हैं थोड़े से चेंज नजर आ रहे हैं। सर क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, अभी ट्रंप से पूछा गया कि जो कॉर्पोरेट्स आपके अगेंस्ट में हैं, क्या उनके प्रति आप उदार दृष्टिकोण रखेंगे? उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबको साथ लेके चलने का उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्तों को कहूं कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है,
क्योंकि अमेरिका का डीप स्टेट और अमेरिका का इंटरेस्ट डोमिनेट करेगा। लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं, मैं चीन बीच के में प्रभाव टोक को रहा हूं कम आपको। करने। मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि डीप स्टेट पे मैं लगाम लगाऊंगा सर। देखिए, हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट को भी वो सर्व करना चाहते हैं और डीप स्टेट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने का सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या वो उस इंस्ट्रूमेंट को डिसमेंटल करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से पाकिस्तान में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास करेंगे, और जिसके लिए ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की चीन पे डिपेंडेंस कम करने के लिए $20 बिलियन का 10 साल के लिए पैकेज दे दिया है, 2026 से 2035 तक $20 बिलियन का। तो और दूसरा जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो भी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। तो पाकिस्तान की चीन पे डिपेंडेंस कम करके पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से निकालेंगे, वो भारत के हित में रहेगा। बांग्लादेश के मामले में वो बार बार कह चुके हैं कि माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं होने चाहिए। तो ये अमेरिका की आज की पॉलिसी नहीं, अमेरिका के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी प्रेसिडेंट हो, ये पॉलिसी है कि माइनॉरिटीज को, रिलीजियस फ्रीडम को। तो ये अमेरिका निरंतर रूप से विश्व में अपनी इमेज रखेगा कि प्रजातंत्र को दुनिया में एडवांस कर रहा है, प्रजातंत्र को प्रभावशाली बना रहा है। ये इमेज ट्रंप भी रखेंगे और पहले के प्रेसिडेंट भी रखते थे। तो अमेरिका रखते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। हमें लग रहा है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। जी 20 तारीख के बाद देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस राह पे अमेरिका को ले जाते हैं। लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं सर। ब्रेक के बाद आप दोनों के पास फिर लौटूंगा मैं, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक से मालदीव पहुंचे। मोहम्मद मुइजू के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसको समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद की बड़ी खबर पर। उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। मालदीव के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। अचानक से मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री वांग यी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू से मुलाकात की। मालदीव के रक्षा मंत्री ने किया था भारत का दौरा। उसके बाद अचानक से चीन के विदेश मंत्री मालदीव पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। मालदीव के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। अचानक से मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री वांग यी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से उन्होंने मुलाकात की। मालदीव के रक्षा मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, मालदीव के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। अचानक से मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री वांग यी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू से उन्होंने मुलाकात भी की। मालदीव के रक्षा मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, इस मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मालदीव पहुंचे वांग यी। अचानक से मालदीव का दौरा उन्होंने किया। मोहम्मद मुइजू जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। मालदीव चीन संबंधों पर उन्होंने चर्चा की। भारत मालदीव संबंध मजबूत होने लगे और चीन को मिर्ची लगने लगी। भारत मालदीव संबंधों से चीन परेशान है, बड़ा सवाल। और मालदीव के रक्षा मंत्री आए थे भारत, और उसके बाद अचानक से चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो हैं वो मालदीव पहुंच गए। इस मुद्दे को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में चीन पचा नहीं पा रहा है कि भारत और मालदीव के संबंध कैसे ट्रैक पर आने लगे हैं। इसको समझना होगा, और समझाने के लिए और समझने के लिए सीधा हम कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, अचानक से चीन के विदेश मंत्री वांग यी मालदीव पहुंचते हैं। कोई दौरा प्रस्तावित नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो मालदीव आते हैं, और ये दौरा उस वक्त होता है जिस वक्त हम देखते हैं कि चंद दिन पहले ही जो मालदीव के रक्षा मंत्री थे वो भारत के दौरे पर आए थे। सर राजेश जी, ये जो इनके राष्ट्रपति थे मुइजू थे, उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन लड़ा था इंडिया आउट की थीम के ऊपर। चाइना बड़ा खुश हो रहा था कि अब इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव से दूर होता हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है मालदीव ने रियलाइज कर लिया कि हम जो है बगैर भारत के मदद के सरवाइव नहीं कर पाते। वो हमारे देश में आए और हमारे संबंधों के अंदर सुधार हुआ
और हमने उनकी मदद करना दोबारा शुरू कर दिया। इस बैकग्राउंड को देख के चीन जो है वो थोड़ा सा चिंतित हो गया कि नौ मालदीव जो है वो भारत के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है, और इसलिए जो है ये ऑल ऑफ ए सडन जो है ये इनकी विजिट हुई है टू अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बायलैटरल ट्रेड को मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि एक प्रकार की धमकी देना भी लगता है कि अगर आप हमसे दूर हुए तो आप हमारे कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। राजेश जी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं आपके थ्रू आपके दर्शकों के लिए एक ऐड करना चाहता हूं कि मालदीव्स की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जितने भी शिपिंग लेन है, चाहे अदन स्ट्रेट है, पर्शियन गल्फ है, और बाकी मलक्का का वो जो है ये वहां पर है, जो इंडियन ओशन के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पोजीशन के ऊपर आ जाता, और ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स का और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि मालदीव्स के साथ हमारे संबंध हो। हमने बहुत पिछले कई सालों से बहुत मालदीव के अंदर अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, हमने IIT किया है, हमने ब्रिजेस रोड बनाए हैं। तो बेसिक जो है चाइना को ये खतरा है कि मालदीव जो है पूरी तरह से जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और चाइना का जो अपना इंटरेस्ट है वो हैम्पर होगा। तो इसलिए जो है ये नई सरकार मालदीव्स के अंदर जो नई सरकार बनी थी 2023 के बाद, उसके बाद जो है किसी चाइनीज मिनिस्टर का ये पहली विजिट है। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद जो है उनके प्रेसिडेंट डायरेक्टली चाइना में गए थे, जो कि ट्रेडिशन ये होता था कि वो हमेशा पहला विजिट उनका इंडिया में होता था, लेकिन उनको भी कोई गलत फहमियां थी और इसलिए वो चाइना में चले गए, उसके बाद टर्की में चले गए। पर अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज कर लिया कि रिलायबल मित्र जो है हमारा वो भारत है, ना कि चाइना या तुर्की है। उन लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। भारत का आपके लिए बिल्कुल एक प्रकार का फ्रेंडली रिलेशन है, और जो हमारी पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर याद हो तो 1988 के अंदर हमारी फोर्सेस ने ही वहां जाकर जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था, उसको सप्रेस किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच में उन तमाम बातों को भूल गए थे, लेकिन अब हिस्ट्री उन्हें फिर से याद आने लगी है। मैं आपके पास आ रहा हूं क्रोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर कि अब वाकई में चीन इस बात को पसंद नहीं कर पा रहा है कि भारत के संबंध कैसे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हों। हर जगह राजेश जी देखिए राजेश जी, मालदीव और भारत के रिश्ते पिछले 1.25 साल से बहुत ही हलचल वाले रहे हैं, और उसको हमें दो स्तर पे देखना चाहिए। एक तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था किसी भी देश में होती है, उसके आंतरिक राजनीति के संदर्भ में देखना चाहिए जी। तो आंतरिक राजनीति के संदर्भ में देखें तो जो उनके राइवल कैंडिडेट थे, उनके सामने कंटेस्ट कर रहे थे, उनसे भारत के रिश्ते ठीक रहे। तो इसलिए उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्सन था कि एंटी इंडिया स्टैंड ले, और हमारे जितने छोटे पड़ोसी देश हैं, भारत वहां की चुनावी राजनीति में किसी न किसी रूप में इश्यू होता है, क्योंकि राजनीतिक नेता होता है, उसका एक ही काम होता है, मुझे चुनाव जीतना है, जीतने के बाद बाकी स्थिति देखेंगे। तो एक प्रायोरिटी चुनाव जीतना है, तो इंडिया आउट का उन्होंने कैंपेन चलाया। फिर उनके सामने एक कंपल्सन था कि वो टर्की का विजिट करें, और उसके बाद उनका जो एटीट्यूड होता है छोटे देशों का, वो अपनी डिप्लोमेटिक कॉम्पिटेंसी से और नेगोशिएटिंग स्किल से संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं बड़े शक्तियों के साथ, जिससे वो अपना विकास कर सकें। और इसी संदर्भ में उन्होंने चाइना का विजिट किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई समझौते किए वहां चाइना के साथ। लेकिन यहाँ जब भारत के इंडिया आउट के कैंपेन को मटेरियलाइज किया और भारत के जो सैनिक थे उनको ये कहा कि आप विड्रा कीजिए, तो उस समय भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत ही लो लेवल पे आ गए थे। इंडिया के आवाम ने भी एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया था कि भारतीय जो
टूरिस्ट हैं वो मालदीव नहीं जाएंगे और भारत एक अल्टरनेटिव के रूप में लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने की सोशल मीडिया पे बातें उठने लग गई। तो ऐसी स्थिति में मालदीव ने का काम था संतुलन बनाना, संतुलन नहीं बना तो अल्टीमेटली मालदीव के राष्ट्रपति को भारत विजिट करना पड़ा। उसके बाद वहां के विदेश मंत्री आए और अब पिछले हफ्ते वहां के रक्षा मंत्री आए तो भारत ने $4 बिलियन के मिलिट्री साजो सामान भी देने की बात कही है। तो ऐसी स्थिति में चाइना का चिंतित होना स्वाभाविक था और इसीलिए वांग यी अपने जिस यात्रा पे और कहीं जा रहे थे मालदीव रुकने का प्लान बनाया। तो निश्चित रूप से चाइना ये चाहेगा कि इंडियन ओशियन में प्रभाव के लिए मालदीव का सहारा जरूरी है और जो इन देशों की सरकारें हैं, मालदीव की सरकार है वो चाहेगी कि चीन और भारत में संतुलन बनाए और दोनों देशों को अपने विकास में सहयोगी बनाए और ये इनकी नेगोशिएटिंग स्किल पे डिपेंड करता है किस तरह नेगोशिएट करते हैं और ये उसी का एक पार्ट है। कह सकते हैं कि मोहम्मद मुइजू दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। जी ठीक है सर, मोहम्मद मुइजू को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इस वक्त, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे सर, ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दा है जिस पर बात करेंगे क्योंकि यूक्रेन ने पहली बार कुर्स्क में 2 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को हिरासत में लिया है जिंदा, लेकिन उसको लेकर जो जानकारी आ रही है वो बेहद सनसनीखेज है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग उन को लगा बड़ा झटका। नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को यूक्रेन ने जिंदा पकड़ा। कुर्स्क जंग के दौरान पकड़े गए किम के सैनिक। किम का सैनिक बोला, हमें लगा हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग उन को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग उन को लगा बड़ा झटका। नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को यूक्रेन ने जिंदा पकड़ा। कुर्स्क जंग के दौरान पकड़े गए किम के सैनिक। किम का सैनिक बोला, हमें लगा ट्रेनिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग उन को लगा बड़ा झटका। नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ा। कुर्स्क जंग के दौरान पकड़े गए किम के सैनिक। किम का सैनिक बोला, हमें लगा ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद दोनों एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे। यूक्रेन ने पकड़े किम के सैनिक, 2 सैनिकों को हिरासत में लिया। कुर्स्क जंग में दोनों घायल हुए। यूक्रेनी सेना ने भेज दिया कीव। सैनिक बोला, हमें लगा हमारी ट्रेनिंग हो रही है। किम के सैनिकों ने किया बड़ा खुलासा। उन्हें लगा था कि यहां पर ट्रेनिंग के लिए वो आए हैं, लेकिन माजरा तो कुछ और निकला। नेक्स्ट ग्राफिक्स, किम जोंग छुपा रहा सैनिकों की बात। घायल सैनिकों को मार देते हैं कमांडर। जानकारी लीक ना हो इसलिए घायल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और रूस में किम ने 11,000 के आसपास सैनिक भेजे हैं। अब खबर आ रही है कि यह तादाद बढ़ सकती है। और हम कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से जो सैनिक पकड़े गए, यूक्रेन का कहना है कि उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो कहते नजर आए कि हमें तो लगा कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ छुपाया जा रहा है रूस की तरफ से भी? नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को असली तस्वीर, असली पिक्चर नहीं बताई जा रही है, या फिर जो सैनिक है वो झूठ बोल रहा है? और क्या वाकई में जो कुर्स्क की जंग है वो रूस के लिए बहुत भारी पड़ती जा रही है? सर राजेश जी, ये दिसंबर में भी यूक्रेनी फोर्सेस ने एक नॉर्थ कोरियन सैनिक को पकड़ा था, लेकिन वो घायल था और उसकी बाद में डेथ हो गई। अभी ये जो 2 सैनिक इन्होंने पकड़े हैं और इंटेरोगेशन के दौरान जो है इनके बारे में पता चल रहा है, बिकॉज एक तो इनको ना इंग्लिश आती, रशियन नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो दे आर बीइंग इंटेरोगेटेड। साउथ कोरियन की इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से इन लोगों को इंटेरोगेट किया जा रहा है। मैं ये मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूं कि वो सैनिक कह रहे हैं
कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर फाइट कर रहे हैं, रशियन के साथ फाइट कर रहे हैं, तो वो किसी प्रकार की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हो सकती, नंबर एक। नंबर दो जो है, जो साउथ कोरियन क्षमा कीजिएगा, जो नॉर्थ कोरियन की जो 11,000 या 12,000 जो फोर्सेस रशिया में आई है, देखिए साहब, इनके पास किसी प्रकार का कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। जो लास्ट इन्होंने नॉर्थ कोरियन फौज ने लड़ाई लड़ी थी, वो तकरीबन कोई आज से 70 साल पहले की लड़ाई लड़ी थी, 1950 से 53 तक। तो इनके पास, आर्मी के पास किसी प्रकार का कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा जो है, नॉर्थ कोरिया जो एक क्लोज कंट्री है, जहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज और बाकी, मतलब दे आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये 10,000 या 11,000 सैनिक गए हैं, तो इनको एक प्रकार का शुरू में ही जो है कल्चरल शॉक सा मिला है। अब इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके काउंटर पार्ट या इनके रशियंस के साथ। तो ये बेसिकली कोई एसेट ना होने की बजाय, मेरा ये मानना है कि ये एक लायबिलिटी हो गई है रशिया के लिए। लेकिन रशिया ने भी जो नॉर्थ कोरियन के सैनिक भेजे गए हैं, तो रशिया ने जो है नॉर्थ कोरिया को भी एक इनाम दिया, उसने एयर डिफेंस S-400 इनको दे दिया, और इनकी साथ और भी डिफेंस कॉपरेशन और आपस के अंदर और मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ये नहीं है कि दो नॉर्थ कोरियन को इन्होंने कैप्चर कर लिया, लेकिन ये एक सबूत बन जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रशिया और नॉर्थ कोरिया को एक्सपोज करने के लिए